एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री के इस सेशन में आज हम लोग अधातुओं एवं उनके यौगिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह धातु और उनके यौगिक का ये तीसरा पार्ट होगा। आज के पार्ट में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के यौगिक, फास्फोरस, फास्फोरस के यौगिक, फास्फोरस के अपर रूप, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, एसबी एग्ज़ाम ऐप, एसबी एग्ज़ाम ऐप, उस एग्ज़ाम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला गैस, सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस तत्व नाइट्रोजन है। सबसे अधिक, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। यह पृथ्वी पर 78% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। तो 78% मतलब सर्वाधिक हुआ कि नहीं? 50 से अधिक हुआ तो सर्वाधिक हो गया 78%। यदि हम इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में किया था। 1772 ईस्वी में। इसकी और हम बात करें तो परमाणु संख्या 7 है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 7 है। और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14 है। परमाणु संख्या 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जनरल वाला 2 और 5 होगा। यदि sp के रूप में यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका होगा 1s² 2s² और 2,3p। यानी ये p में आके रुका ना, तो ये p ब्लॉक का तत्व हुआ। नाइट्रोजन किस ब्लॉक का तत्व हुआ? p ब्लॉक का तत्व है। नाइट्रोजन p ब्लॉक का तत्व है। ठीक है। चलिए, यह यूरिया का मुख्य अवयव है। नाइट्रोजन किसका मुख्य अवयव है? यूरिया का। जो पेड़ पौधों का एक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है यूरिया, और यूरिया का एक अवयव, मुख्य अवयव नाइट्रोजन होता है। आप लोग जानते होंगे, हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजनीकरण की। यहाँ पर इसको ऐसे समझिए कि वायुमंडल में हमने बात किया कि 78% हाइड्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन होता है। 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और ये पेड़ पौधे हैं। ये क्या है? पेड़ पौधे हैं। तो ये डायरेक्ट जो वायुमंडल में है इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये डायरेक्ट नहीं ले पाता है। जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे उसी रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे ऐसे समझिए, जब हम लोग क्या खाते हैं? चावल, यानी भात खाते हैं ना, चावल खाते हैं। तो ये होता है धान से। तो हम लोग डायरेक्ट धान को खा पाते हैं क्या? नहीं खा पाते हैं। इसको चेंज करते हैं। पहले हम लोग इसको बनाते हैं चावल, फिर चावल को पकाते हैं। चावल को क्या करते हैं? पकाते हैं। मशीन में धान से चावल बनाते हैं, चावल को फिर पकाते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रहण कर पाते हैं, खा पाते हैं। उसी तरह से जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ये डायरेक्ट
ये पेड़ पौधे नहीं ले पाते हैं। तो क्या करना पड़ता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है इसको नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में बदलना पड़ता है, उसके बाद ही ये पेड़ पौधे इसका ग्रहण कर पाते हैं, इसे ग्रहण कर पाते हैं। तो क्या होता है, ये क्या होगा इसको समझिएगा। ये बदलने वाला कुछ न कुछ मीडिएटर है। जैसे हमने आपको बताया कि धान को चावल में बदला जाता है, धान को चावल में बदलने के लिए मशीन होता है, धान को चावल में बदलने के लिए क्या होता है, मशीन होता है। उसी तरह से ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के लिए जो राइबोजियम एक प्रकार का जीवाणु होता है, राइबोजियम बैक्टीरिया एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया क्या करेगा, वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्राइटों में बदल देता है, नाइट्रेट में या नाइट्राइटों में ये बदल देता है, उसके बाद ये पेड़ पौधा लेता है। तो ये हुआ। अच्छा देखिए, ये और कहाँ पाया जाएगा, हमने देखा वायुमंडल में पाया जाता है, यूरिया में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाएगा, प्रोटीन, जितने तरह की प्रोटीन की हम लोग बात करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं, जितने सजीव की कोशिकाएं हैं सभी में नाइट्रोजन अवश्य पाया जाएगा। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाएगा, एक आपने देखा वायुमंडल में 78% है, दूसरा चीज आपने देखा कि यूरिया में पाया जाता है, और तीसरा आपने देखा कि प्रोटीन में भी पाया जाता है, चौथा न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है, पांचवा सजीव कोशिकाओं में। कोई भी सजीव की कोशिका ले लीजिए, उसमें आपको नाइट्रोजन पाया जाएगा, उसमें क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक, आगे चलिए। हाँ ये देखिए, जो अभी मैं बात कर रहा था नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, मैं जो बात कर रहा था कि पेड़ पौधे जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है ये डायरेक्ट पेड़ पौधे नहीं लेते हैं, इसको बदलना पड़ता है, किसमें, नाइट्रेट में और नाइट्राइट में। बदलने का काम कौन करता है, बदलने का काम करता है दलहनी पौधों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया राइबोजियम। राइबोजियम एक बैक्टीरिया है और कहाँ पर पाया जाता है, दलहनी पौधों के जड़ों के गांठों में, दलहनी पौधा के जड़ों के गांठों में राइबोजियम पाया जाता है, और यह राइबोजियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। मतलब जो नाइट्रोजन था वायुमंडल का, इसको बदल देता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में, जो पेड़ पौधे ले पाते हैं। क्लियर हो गया इस बात को, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर आप लोग देख लिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 होता है, NH3, अमोनिया NH3। इसका औद्योगिक पैमाने पर यानी बहुत ज़्यादा फैक्ट्री में उत्पादन हैबर विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा होता है, हैबर विधि के द्वारा। हैबर विधि के द्वारा इसका उपयोग उत्पादन होता है। हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों की अभिक्रिया Fe उत्प्रेरक के उपस्थिति में होता है, Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, तो इससे बनता है अमोनिया। अमोनिया उत्पादन का औद्योगिक विधि क्या होगा, हैबर विधि होगा। औद्योगिक विधि क्या होगा, हैबर विधि। हैबर विधि से इसका निर्माण किया जाता है। अब यदि इसके उपयोग की हम बात करें तो इसका उपयोग यूरिया बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में,
फास्फेट नाइट्रिक अम्ल बनाने में नाइट्रेट्स के रूप में किया जाता है। अमोनिया का उपयोग, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे किसका, अमोनिया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या हुआ, NH3। इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, हैबर विधि के द्वारा। इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, हैबर विधि के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की यदि हम बात करें तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने होंगे, 2, और ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड कितने होंगे, 3। देखिए यहां पर डाई लिखा हुआ है ना, डाई मतलब 2, और यहां लिखा हुआ ट्राई, ट्राई मतलब 3, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। यहां पर क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इसमें डाई या ट्राई कुछ नहीं है, तो एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड 2 होगा, यानी ओ में 2 लगा रहेगा। ये देखिए डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा यहां दिया हुआ है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा, क्या दिया हुआ है, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4। क्लियर हुआ। उसके बाद में डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन 2 डाई और पेंटा, पेंटा मतलब 5। अब इसी में देखिए, अब इसी में देखिए जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको आप कह सकते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, ओ नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या है, नाइट्रस N2O। देखिए यहां पर मिस्टेक हो गया लिखने में, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसको कहते हैं लाफिंग गैस। इसको क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस मतलब हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस, क्योंकि इसके सूंघने पर लोगों को हंसी आती है। इसके सूंघने पर क्या होता है, लोगों को हंसी आती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लाफिंग गैस। ठीक है, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का, N2O का शल्य क्रिया यानी सर्जरी करते समय, बेहोश करने के लिए या दांतों की सर्जरी करने के लिए, यानी चूंकि दर्द ना हो इसलिए निश्चेतक के रूप में, यानी बेहोश करने के, लोगों को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, यानी हंसाने वाला गैस। यदि आप इसको हल्का सा सूंघ लेंगे तो खूब हंसेंगे, खूब हंसेंगे। यदि कोई कमरे में कोई बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग और वहाँ थोड़ा सा लाफिंग गैस छोड़ दीजिए, देखिएगा सब लोग हंसने लगेंगे, तो ये लाफिंग गैस होता है, हंसाने वाली गैस होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हंसाने वाली गैस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल की, HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अभी हम लोगों ने देखा था अमोनिया NH3, अमोनिया NH3 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ध्यान रखेंगे ये सब में बदलाव नहीं करेंगे। लाफिंग गैस N2O, लाफिंग गैस N2O, ये लाफिंग गैस हुआ, N2O क्या हुआ, लाफिंग गैस हुआ, अमोनिया NH3 हुआ और नाइट्रिक अम्ल HNO3 हुआ। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, अमोनिया कैसे बनाया जाता है, अमोनिया कैसे बनाया जाता है, ऑसवाल्ड प्रक्रम के द्वारा। ऑसवाल्ड प्रक्रम के द्वारा अमोनिया का उत्पादन होता है। अमोनिया का उत्पादन ऑसवाल्ड प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। यदि हम इसकी और बात करें, ये
नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन बर्कलैंड आइड प्रक्रम और रिटार्ट प्रक्रम के द्वारा भी किया जाता है। यदि इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग अमोनिया नाइट्रेट उर्वरक होता है, एक उर्वरक होता है, इसके बनाने में, विस्फोटक बनाने में अब हम लोग बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15, परमाणु द्रव्यमान 30। इसके पहले हम लोग नाइट्रोजन पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़े थे? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और परमाणु द्रव्यमान 14। देखिए, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा दिमाग में घुसेगा। तो परमाणु संख्या 15 फास्फोरस की, परमाणु द्रव्यमान संख्या 30, नाइट्रोजन का 7 और 14। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। देखिए, यह भी पी में आकर के रुक रहा है, देख रहे हैं, पी में आकर के रुका, 2 8 6 नहीं 5 2 8 5 हो रहा है। तो ये पी में रुका, मतलब ये पी ब्लॉक का तत्व हुआ। कौन ब्लॉक का तत्व हुआ? पी ब्लॉक का तत्व हुआ। चलिए, फास्फोरस में स्फुरदीप्त का गुण पाया जाता है, मतलब वो अंधकार में भी चमकेगा। जहां फास्फोरस है वहां रात में भी चमकेगा, वो फास्फोरस रात में भी चमकता है। जितना भी जीवित कोशिका आप देख रहे हैं, सभी में फास्फोरस अनिवार्य रूप से पाया जाता है। जो फास्फोरस के अपर रूप हैं, बहुत सारे अपर रूप है ना, तो अपर रूप कोशिकाओं में, चाहे वह जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, उसमें पाया जाता है। फास्फोरस के अपर रूप कौन कौन है? श्वेत या अथवा पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, काला फास्फोरस और सफेद फास्फोरस। यदि हम श्वेत या पीला फास्फोरस की बात करें तो क्या होगा? इसे यदि आप खुले में छोड़ देंगे तो स्वतः जलने लगता है। यदि इसको आप खुला में छोड़ देंगे तो क्या होगा? स्वतः जलने लगेगा इसको। और ये जल में घुलता नहीं है, ये जल में घुलता नहीं है। जब जल में नहीं घुलता है और यदि खुले में छोड़ देंगे तो जलने लगेगा, तो इसलिए इसको पानी में डुबो करके रखते हैं। कहां पर रखते हैं? पानी में डुबो करके, पानी में डाल करके रखेंगे। पानी में डाल करके फास्फोरस को रखते हैं ताकि ये जले नहीं, अपने आप स्वतः नहीं जले। इसके लिए श्वेत फास्फोरस का उपयोग हम लोग धूम्र बमों में किया जाता है। धूम्र बम में, धूम्रपट में, पटाखा निर्माण में, यहाँ पर श्वेत फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। इसके यदि हम बात करें लाल फास्फोरस की, तो लाल फास्फोरस, श्वेत जो फास्फोरस है, इस श्वेत फास्फोरस को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। कौन फास्फोरस प्राप्त होता है? लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस से कम अभिक्रियाशील होता है और यह अंधेरे में चमकता नहीं है। और इसी का उपयोग हम लोग माचिस की तिल्ली में और माचिस जहां पर रगड़ते हैं जलाने के लिए, ये यहां पर किया जाता है। इन दोनों जगहों पर किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए।
इसका उपयोग माचिस वाला में, उर्वरक में, कीटनाशक में, ये सब हो गया। काला फास्फोरस ये विद्युत का सुचालक होगा। काला फास्फोरस क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा। सबसे कम अभिक्रियाशील होगा, सबसे कम अभिक्रियाशील होगा। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सेना के द्वारा धूम्र, कहीं पर मान लीजिए हमको कहीं जाना है, मतलब क्या कहते हैं, और हेलीकॉप्टर वगैरह लैंड करना है, तो वहाँ पर धुआं करवाया जाता है ताकि ऊपर से पायलट देख सके कि कहाँ पर हमको लैंड करना है। एक तो वो कंपास की सहायता से करता है, दूसरा वो धुआं का भी सहायता लिया जाता है, दोनों का सहायता लिया जाता है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।